हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग खत्म करेंगे चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आज हमारे पास सिर्फ 2 टॉपिक है पढ़ने के लिए। सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट की जो 4 प्रिंसिपल है वो पढ़ेंगे। फिर मैनेजमेंट की जो 5 टेक्निक्स हैं वो पढ़ेंगे। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो आप ध्यान रखना, क्योंकि आज सैटरडे है और आज मैं खत्म करने वाला हूं इस चैप्टर को, इसीलिए आज मैं खत्म कर दूंगा। कल संडे होगा, कल कोई भी वीडियो नहीं आएगी क्योंकि संडे के दिन आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 दोनों को रिवीजन करना है अच्छे से। और आज मैं चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यू, चैप्टर नंबर 2 का पूरा रिवीजन और चैप्टर नंबर 2 के केस स्टडीज, ये तीनों चीजें मैं आपको आज वीडियो के एंड में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और इन सब के नोट टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। फिर भी किसी को कुछ पूछना अगर हो मुझसे तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हो। सुनील पांडा कॉमर्स क्लासेस सर्च कर लेना, आप मुझसे पूछना। मैं हर कोशिश करता हूं कि आपको रिप्लाई दे सकूं जल्दी से जल्दी, ठीक है। आप यहाँ पे मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं क्लास अपनी। आप लोग बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाओ एकदम और स्टार्ट करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखो, हम लोगों ने अभी तक जो पढ़े थे वो हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल थे। 14 प्रिंसिपल हम लोगों ने पढ़ लिए। अब जो हेनरी फेयोल के बाद FW टेलर, ठीक है, FW टेलर यानी कि फेडरिक विंसलॉ टेलर, ठीक है, फेडरिक विंसलॉ टेलर नाम है इनका। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने जो प्रिंसिपल दिए वो फुल्ली साइंटिफिक थे। अब सर ये साइंटिफिक वर्ड का मतलब क्या है, क्लियर कर दो। तो मैं आपको बता देता हूं। साइंटिफिक का मतलब क्या होता है, जहां कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है कि इस प्रिंसिपल का क्यों कारण है, इसको क्यों लगाते हैं और इसका इफेक्ट क्या होगा। साइंस, दैट इज साइंटिफिक। समझ रहे हो बात को। कहीं ना कहीं लोगों को साइंस पे भरोसा रहता है कि यार साइंटिफिकली प्रूव है, यानी कि प्रूव है, इसका मतलब हम भरोसा करेंगे इसके ऊपर। इट मींस एप्लीकेशन ऑफ साइंस, साइंस का इस्तेमाल करना इन एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, हम मैनेजमेंट की हर एक एलिमेंट के अंदर कहीं ना कहीं साइंस का यूज करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे वो तो वीडियो के एंड तक आपको समझ आ ही जाएगा। FW टेलर was an American born in 20 of March 1856। तो 1856 में इनका क्लास बॉर्न हुआ पेंसिल्वेनिया USA के अंदर। और ही वॉज नोन एज, अब ये लाइन आपको थोड़ा सा याद करना है बस, और कुछ नहीं। डेट ऑफ बर्थ याद करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ मैंने लिख दिया है नोट्स के लिए। तो वो जो इनको किस नाम से जाना जाता है, ये फादर थे किसके, साइंटिफिक मैनेजमेंट के। तो ध्यान रखना, FW टेलर जो थे वो फादर थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के। अब इनके 4 प्रिंसिपल, इन्होंने क्या सिद्धांत दिए, और ये बिल्कुल बेस्ट सिद्धांत दिए इन्होंने, और ये साइंटिफिकली प्रूव है। तो इसको तो आपको मानना ही पड़ेगा। कल को आप एक बिजनेसमैन बनोगे या आपके पेरेंट्स या कोई रिलेटिव अगर बिजनेसमैन है तो आप, या कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी, कोई फर्म, कोई दुकान चला रहे हैं, तो इन प्रिंसिपल्स को आपको उनको भी सिखाना चाहिए कि ये प्रिंसिपल आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। सिर्फ पेपर के लिए नहीं, नॉलेज के लिए भी, अंडरस्टैंडिंग बेस पे भी इंटरव्यू में पूछ सकता है ये सारी चीजें। तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी कि आपको जो भी चीज ऑर्गेनाइजेशन में करनी है वो साइंटिफिकली होनी चाहिए, ना कि रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मतलब क्या है, ऐसे ही आपके मन में आया आपने लगा दिया, तानाशाही, मेरा मन कर रहा है मैं लगाऊंगा। मैं अगर 4 घंटे में काम कर लेता हूं तो आप भी 4 घंटे में के अंदर काम करके दिखाओ, मेरा मन है अपने कंफर्टनेस के, ऐसा कुछ भी नहीं है। टेलर कहते हैं, टेलर सजेस्टेड दैट ईच जॉब परफॉर्म इन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी। आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी काम करते हो वो साइंटिफिक इंक्वायरी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपके एक्सपीरियंस के बेस्ड पे नहीं होना चाहिए। रूल ऑफ थंब यानी डिक्टेटरशिप यानी तानाशाह, जैसे हिटलर का तानाशाह है, उस हिसाब से नहीं होना चाहिए। साइंटिफिक डिसीजन आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जब भी हम साइंटिफिक डिसीजन की बात करते हैं तो वहां पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। टेलर बिलीव दैट देयर इज ओनली वन बेस्ट मेथड। टेलर बिलीव करते हैं कि सिर्फ एक ही साइंटिफिक मेथड है, एक ही बेस्ट मेथड है, दैट इज कॉल्ड वर्क स्टडी। अब वर्क स्टडी क्या होता है मैं भी थोड़ी देर बाद आपको समझाने वाला हूं। वर्क स्टडी जो होता है वो टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, फटीग स्टडी और मोशन स्टडी के बराबर होता है। यानी 4 अलग अलग अध्ययन करेंगे हम, तब जाके हम समझेंगे वर्क स्टडी। तो ध्यान रखना, सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी कि आप जो है अपने बलबूते के ऊपर, बल के ऊपर आके कोई काम नहीं करोगे, ना अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, ना अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग। आप सारी चीज जो करोगे वो साइंटिफिक इंक्वायरी के अकॉर्डिंग करोगे। द मेथड सो डेवलप शुड बी सब्स्टिट्यूट ऑफ रूल ऑफ थंब, यानी कि वर्क स्टडी जो है वो रूल ऑफ थंब का सब्स्टिट्यूट है। हियर एवरी डिसीजन टेकन साइंटिफिकली, यानी कि यहां पे जितने भी डिसीजन आप लेते हो वो साइंटिफिकली लेना चाहिए। जैसे
मान लो किसी काम को करने के लिए 2 घंटे लगते हैं या आपको लगते हैं, तो आप ये नहीं कि सबको 2 घंटे करोगे, आप इस काम को 1000 लोगों से 100 लोगों से इकट्ठे कराओ, फिर देखो हर एक लोग कितनी देर में करते हैं, फिर उस टाइम का एक एवरेज टाइम निकालो और वो टाइम आप सेट कर दो कि इसी काम करने के लिए इतना टाइम आपको, इतने मिनट इतने घंटे आपको लगना चाहिए। इसे कहते हैं क्लास साइंटिफिक इंक्वायरी से किसी भी डिसीजन को लेना, और इसको टाइम स्टडी बोलते हैं। हम आगे पढ़ेंगे भी आज की क्लास में ही टाइम स्टडी। क्लियर है यहां तक? तो किसी भी काम को करना हो, किसी भी मेथड को करना हो, आने जाने का टाइम, काम करने का टाइम, आपके मूवमेंट, ये सब आपका साइंटिफिक इंक्वायरी होनी चाहिए। ये होता है आपका पहला प्रिंसिपल, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ये कंप्लीट साइंस की बात करता है। सेकंड है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। क्लास हार्मोनी का मतलब होता है मेलजोल। हार्मनी मतलब आपको मेलजोल बना के रखना है। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है एक तरीके से जैसे मतलब कि मतभेद होना, दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन होना, अनबन होना, ऐसा नहीं होना चाहिए, हार्मोनी होनी चाहिए। अब मैं समझाता हूं क्या होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 2 तरह के ग्रुप होते हैं, पहला होता है वर्कर ग्रुप और दूसरा है मैनेजर्स ग्रुप। ठीक है, जो वर्कर ग्रुप होते हैं, वर्कर को लगता है मैनेजर कोई काम नहीं करता, कंपनी में आता है बस सुबह सुबह कभी भी निकल जाता है, हम पे हमारे ऊपर रोब झाड़ता है, कोई काम नहीं करता, हमको ज्यादा काम कराता है, अपना खुद काम कम करता है, सैलरी ज्यादा लेता है, हम लोगों पर अत्याचार करता है। वर्कर हमेशा यही सोचते रहते हैं मैनेजर्स के बारे में। और मैनेजर क्या सोचते हैं वर्कर के बारे में कि यार ये वर्कर तो कुछ भी काम नहीं करते, सिर्फ नुकसान करते हैं, छुट्टी चाहिए, कंपनी के यहां से सामान को पर्सनली यूज करते हैं, ये गुड फॉर नथिंग है, किसी काम के नहीं है। मतलब ये दोनों के बीच में जो नेगेटिव एटीट्यूड है ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए टेलर सजेस्ट करते हैं कि जो वर्कर नेगेटिव सोचता है मैनेजर के बारे में और मैनेजर नेगेटिव सोचता है वर्कर के बारे में, इस चीज को खत्म करना चाहिए। दोनों के बीच में जो नेगेटिव एटीट्यूड है, जो ये नेगेटिव रवैया है, इसको खत्म करना है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने मैनेजर्स इंपॉर्टेंट हैं। तो वर्कर और मैनेजर दोनों के बीच क्या होना चाहिए? मेलजोल होना चाहिए, ना कि कोई लड़ाई झगड़ा। As per this principle, worker and manager should work together. आप दोनों को काम करना है हार्मनी से, ना कि डिस्कॉर्ड से। जनरली बोथ वर्कर एंड मैनेजर ग्रुप वर्क एज अ राइवल। राइवल मतलब कॉम्पिटिटर, जैसे पेप्सी कोक का है, ठीक है, उस तरीके से। ऑफ ईच अदर, वर्कर ऑलवेज फील दैट, वर्कर को क्या लगता है? दे आर अंडर पेड, उनको पैसा कम दिया जा रहा है, उनको बर्डन ज्यादा दिया जा रहा है। और मैनेजर क्या समझते हैं? वर्कर्स आर गुड फॉर नथिंग, वर्कर किसी काम के नहीं है। तो बोथ ग्रुप शुड चेंज देयर एटीट्यूड। जो ये सोच है दोनों ग्रुप को चेंज करना चाहिए। और ये चेंज किससे होगा? मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन से हम इस चेंज को चेंज करेंगे। मतलब दोनों के बाद देखो, वर्कर को सोचना चाहिए कि यार बिना मैनेजर के हम किससे, हमें कौन गाइड देगा, हमें सैलरी कौन देगा। और मैनेजर को भी सोचना चाहिए कि यार अगर वर्कर ही नहीं रहेंगे तो हमारा काम कैसे होगा, ऑर्गेनाइजेशन का काम भी नहीं हो पाएगा। तो दोनों के बीच में जो नेगेटिव एटीट्यूड है उसको चेंज करना है। वर्कर शुड एक्सेप्ट दैट इंटरेस्ट ऑफ वर्कर एंड मैनेजमेंट इज सेम। वर्कर को समझना चाहिए यार जो हमारा इंटरेस्ट है और जो मैनेजर का इंटरेस्ट है वो क्या है? सेम है। वर्कर आर वांट टू अर्न मोर। वर्कर क्या चाहते हैं? देखो सिंपल सी बात है, मैं एक वर्कर हूं, मैं चाहता हूं कि मैं ज्यादा पैसे कमाऊं, तो मैं मैनेजर के लिए नेगेटिव एटीट्यूड रखने के अलावा मैं कंपनी में अच्छे से काम करूंगा, प्रोडक्शन ज्यादा करूंगा। अगर मैं प्रोडक्शन ज्यादा करूंगा, मेहनत से कंपनी में काम करूंगा, तो कंपनी का फायदा होगा। और कंपनी को फायदा किस में बांट देगी? कंपनी को फायदा बांटेगी वर्कर में, अल्टीमेटली मेरा फायदा होगा। समझ रहे हो बात को? तो वर्कर आर वांट टू अर्न मोर इंस्टेड ऑफ डिस्कॉर्ड, लड़ाई झगड़ा अनबन के मतलब ना करने की जगह अदर वर्कर्स, ठीक है, ईच अदर वर्कर कैन अर्न मोर बाय प्रोड्यूसिंग मोर। वर्कर ज्यादा सामान बनाए, ज्यादा पैसा कमाए, व्हिच लीड्स टू इंक्रीज इन गेन ऑफ कंपनी। अगर वर्कर ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो कंपनी का गेन बढ़ेगा, और कंपनी का अगर गेन बढ़ेगा तो मैनेजमेंट शुड शेयर गेन ऑफ द कंपनी विद वर्कर्स। इन जापानीज, मैं आपको बता दूं क्लास, जापान इतना डेवलप इसलिए हो गया है कि जापान के जो मैनेजर्स हैं, जो कंपनी के मालिक हैं, वो वर्कर्स को अपने फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं। और कभी अगर कोई वर्कर का कोई निराशा होती है, वर्कर की कोई समस्या होती है, तो वो लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, मतलब कि वो जो लगाते हैं ना चिल्ला के वो सब नारेबाजी, वो सब नहीं करते। वर्कर सिर्फ एक ब्लैक रिबन बांध के अपना जो डिससेटिस्फेक्शन को शो करते हैं, यानी कि वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते। तो यानी इतने पीस, इतने काम होते हैं वो। तो जापानीज लोगों से, जापानीज मैनेजर्स हमें सीखना चाहिए कि वर्कर इंपॉर्टेंट असेट है बिजनेस के, तो हमें वर्कर का ध्यान रखना है। अगर हम गेन करते हैं, वर्कर के साथ हमको शेयर भी करना है। थर्ड पॉइंट है, तो पहला पॉइंट क्या पढ़ा आपने? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तीसरा पॉइंट है कॉपरेशन। कॉपरेशन का मतलब क्या? सहयोग से। हम सबको एक दूसरे का सहयोग देना चाहिए, नॉट इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म का मतलब क्या है कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता हूं, अपने फायदे के बारे में सोचता हूं, दैट इज इंडिविजुअलिज्म। तो इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। टेलर कहते हैं कि कॉपरेशन होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, वर्क मस्ट बी कैरिड इन कॉपरेशन। सीधी सी बात है, कोई भी काम हो कॉपरेशन से हो, दोनों के म्यूचुअल हेल्प से हो, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो, ठीक है।
विद ईच अदर विद म्यूचुअल कॉन्फिडेंस अंडरस्टैंडिंग फॉर ईच अदर, एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग से काम होना चाहिए। अब इसके अंदर देखो केस स्टडी आएगा तो पहचानो कैसे, द मैनेजमेंट मस्ट टेक द वर्कर इन कॉन्फिडेंस बिफोर सेटिंग अप स्टैंडर्ड टास्क। अगर मैं मान लो कोई काम वर्कर से कराना चाहता हूं तो पहले मुझे उनका कॉन्फिडेंस गेन करना है। मैं उनसे पूछूंगा भाई तुम ये वाला काम कर लोगे, इतना काम मैं दूंगा तुम करके दे पाओगे शाम तक, इतना टारगेट हम अचीव कर पाएंगे। अगर मैं वर्कर से पूछूंगा तो सोचो वर्कर को कितना अच्छा लगेगा। आप सोचो ना, आप किसी कंपनी में वर्कर हो और आप कंपनी आपको पूछ रहा है कि ये वाला काम हम करें, ये वाला काम आपके सहयोग से हो पाएगा, तो आपको लगेगा यार कि मैं भी कुछ हूं, बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आएगी। तो वहां पे जो है काम टाइम पे अचीव हो जाएगा। मैनेजर शुड वेलकम वर्कर सजेशन। अगर वर्कर कोई सजेशन देता है तो हम ये नहीं बोलेंगे अरे भाई तू हमें सजेशन देगा, तू वर्कर है तो हमको सिखाएगा। अब इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, हमें वर्कर के सजेशन का वेलकम करना चाहिए। क्या पता उसके सजेशन से आपको बहुत ज्यादा फायदा हो, और अगर फायदा होगा तो आपको उनको रिवॉर्ड भी देना चाहिए अच्छे सजेशन के लिए, ताकि वो इन फ्यूचर सजेशन देते रहें और वर्कर खुश रहेंगे। सीधी सी बात है, तो ऑर्गेनाइजेशन फायदे में रहेगा। एट द सेम टाइम वर्कर शुड नॉट गो स्ट्राइक। वर्कर को स्ट्राइक पे नहीं जाना चाहिए, अनरीजनल डिमांड नहीं करना चाहिए। मैनेजर शुड वर्क साइड बाय साइड विद वर्कर। तो मैनेजर और वर्कर को दोनों को साइड बाय साइड काम करना चाहिए। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, फर्स्ट वन हो गया, ठीक है। दूसरा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, तीसरा कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, चौथा है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। एक चीज और बता दूं आपको अच्छे से कि अगर आपको ये आता है ना कि सजेशन दिया एम्प्लॉइज ने, उसको वेलकम नहीं किया, सजेशन वाला पॉइंट अगर आता है तो समझ जाना कि वो कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म है। और अगर आता है कि मैनेजर जो है अपना गेन जो है जितना कमाया, मान लो हमने बोला कि हम 20 लाख कमाएंगे और कमा लिया 22 लाख, तो ये 2 लाख जो एक्स्ट्रा हमने कमाया उसको हम वर्कर में बांट देंगे। तो अगर ऐसी चीज, ऐसा क्वेश्चन पूछता है आपको केस स्टडी में, तो वो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड होगा। ध्यान रखना, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। चलो लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। इसका मैं अच्छा एग्जांपल देता हूं। कई बार होता क्या है, तो हम एक कम सैलरी देकर किसी पर्सन को हम हायर कर लेते हैं अपनी कंपनी में। क्यों? वो कम सैलरी में करने को तैयार है, हमने उसको हायर कर लिया और उसको ट्रेनिंग भी नहीं दिया आपने, तो वो काम अच्छे से बिल्कुल भी आपका नहीं करेगा, वो काम अच्छे से नहीं करेगा। तो हम उसको कोसते हैं, अरे यार तू किसी काम करनी है तो कुछ भी काम नहीं करता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें करना क्या चाहिए? हमें सबसे पहली बात एक अच्छे एम्प्लॉय का सिलेक्शन करना है, ठीक है। एक अच्छे एम्प्लॉय का सिलेक्ट कैसे करते हो भी स्टाफिंग के अंदर सिखाऊंगा मैं आपको। एक अच्छे एम्प्लॉय का सिलेक्शन करना है, उसको ट्रेनिंग देनी है, उसको अच्छी सैलरी देनी है। अगर हम ये तीनों चीज करेंगे तो ही तो हमें अच्छा एम्प्लॉय मिलेगा। हम किसी सस्ते एम्प्लॉय को हायर कर लेते हैं, हम किसी सस्ते ढाबे पे चले जाते हैं, फिर जाके उसकी बुराई करते हैं कि अरे खाना अच्छा नहीं है, ये बैठने की व्यवस्था अच्छी नहीं है। अरे भाई तुमको अच्छा खाना, अच्छा व्यवस्था, तुम 5 स्टार में जाओ। समझ रहे हो बात को? तो कहने का मतलब क्या है कि आप सबसे पहले वर्कर को डेवलप करो। अगर आप वर्कर को डेवलप करोगे तो आपकी जो फर्म है वो भी डेवलप हो जाएगी। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर, आप वर्कर का डेवलपमेंट कैसे करोगे? उनको ट्रेनिंग देके, ताकि वो अपनी बेस्ट एफिशिएंसी से प्रोडक्शन करे, रिसोर्सेज का वेस्टेज ना करे। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द एफिशिएंसी ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन शुड बी टेकन केयर ऑफ राइट फ्रॉम हिज सिलेक्शन। आप अच्छे एम्प्लॉय को सिलेक्शन करो, प्रॉपर अरेंजमेंट करो ट्रेनिंग का, समझ रहे हो बात को, और उनकी अपडेट करते रहो उनकी नॉलेज को टाइम टू टाइम। कई बार आपको पता है दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने जो सरकारी स्कूल के टीचर है उनको बाहर भेजा अलग अलग कंट्री में, ताकि वहां पर जाके वहां से ट्रेनिंग लेके आ सकें और अपने देश में उस मॉडर्न टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन कर सकें। समझ रहे हो बात को? क्यों? आपको अगर अप टू डेट टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं होगा तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो आपको नॉलेज कौन देगा? आपकी ऑर्गेनाइजेशन ही तो देगी। तो आप वर्कर को डेवलप करो, उनकी प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी दो, ताकि वो कल को प्रमोशन के बारे में सोच सकें, जॉब सिक्योरिटी दो। जब उनको इंश्योर रहेगा कि यार कंपनी इतना उनके लिए कर रही है, नई नई टेक्नोलॉजी दे रही है, तो जाहिर सी बात है क्लास, इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी कंपनी की भी और आपका वर्कर का भी। तो वर्कर और कंपनी दोनों का फायदा होगा डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कम से कम कॉस्ट में काम को पूरा कर देना। ओके, तो 4 हमने पढ़े यहाँ पे प्रिंसिपल, एक बार रिवीजन कराएंगे। सबसे पहला था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, दूसरा हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, और डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। एक बार वीडियो पॉज करके इन पॉइंट्स को अपनी कॉपी में लिख के भी देख लेना। चलो अब हम बात करते हैं टेक्निक्स। तो हम 5 यहां पे टेक्निक पढ़ने वाले हैं। साइंटिफिक टेक्निक ऑफ टेलर, ठीक है। तो ये सारे के सारे टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसके अंदर सारे स्टडी भी पढ़ेंगे, 4 स्टडी है, उन सबको पढ़ेंगे।
तो इन टेक्निक से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आपका इतना टारगेट होना चाहिए आज सारा कंप्लीट करने का, इसके एमसीक्यूज, हर एक स्टूडेंट इसके एमसीक्यू जरूर बनाना और बताना कितने मार्क्स आए। लास्ट में हम लोगों ने जो चैप्टर 1 का एमसीक्यू रखा था उसमें काफी बच्चों के अच्छे मार्क्स आए, तो उन सबको वेल विशेष है कि आप अच्छा जा रहे हो, ट्रैक पे हो, मेहनत करो। लाइफ का यही एम है कि आपके अच्छे मार्क्स आए और आपके अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो, फ्यूचर आपका सिक्योर रहे, जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए दिन रात, आप भी अपने लिए काम करो। चलो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं सब लोग मिलके, और यहाँ पे इसको ना थोड़ा सा दिमाग के दरवाजे खोल लो, क्योंकि हमें इसको अभी दिमाग में रख लेना है, ठीक है, याद कर लेना है। टेक्निक की बात करें तो सबसे पहला टेक्निक जो है इसके अंदर वो है फंक्शनल फॉरमैनशिप। ये क्या है मैं समझाता हूं। किसी भी कंपनी के अंदर दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो प्लानिंग करते हैं, काम कैसे करें, सारा टारगेट डिसाइड करते हैं, रास्ते बनाते हैं, इंस्ट्रक्शन डिसाइड करते हैं। एक होता है वर्कर डिपार्टमेंट या ऑपरेशनल, जो उस प्लान को एग्जीक्यूट करता है। तो सोचो दोनों बराबर है कि नहीं, मैं कितनी भी प्लानिंग कर लूं, जब तक वर्कर डिपार्टमेंट नहीं रहेगा उसको एग्जीक्यूट करने के लिए तो कैसे काम चलेगा। तो प्लानिंग और वर्कर डिपार्टमेंट दोनों ही जरूरी है। लेकिन प्लानिंग डिपार्टमेंट के ना टेलर कहते हैं 4 बॉस होने चाहिए इसके अंदर, यानी 4 एक्सपर्ट, और इसके अंदर भी 4 एक्सपर्ट। टोटल कितने एक्सपर्ट हो गए 8, यानी कि 8 एक्सपर्ट होना चाहिए, 4 इन ईच प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड 4 इन वर्कर्स डिपार्टमेंट। इन दोनों के डिपार्टमेंट 4 एक्सपर्ट होना चाहिए बॉस। सर 4 बॉस क्यों? क्योंकि कोई भी कंपनी में एक इंसान सारे कामों में एक्सपर्ट नहीं होता, समझ रहे हो बात को। तो उनको 4 अलग अलग बॉस चाहिए, ताकि 4 अलग अलग काम में, कम से कम 4 अलग अलग फील्ड में वो एक्सपर्ट हों, क्योंकि एक्सपर्ट से काम कराओगे तो फायदा। देखो सुनो, क्या ये कंपलसरी है? बिल्कुल भी नहीं। आप 4 हायर नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, मत करो। लेकिन ये सिर्फ प्रिंसिपल है, ये गाइडलाइन है, टेलर की सजेशन है। जरूरी नहीं है कि आप 4 ही लो, आप 5 ले सकते हो। मैनेजमेंट प्रिंसिपल कंटिंजेंट है। कई बच्चों ने पूछा सर कंटिंजेंट का मतलब क्या होता है? कंटिंजेंट का मतलब क्या होता है? डिपेंड करता है सिचुएशन पे, होगा या नहीं होगा। अगर मैं बोलूं आपसे शर्त लगा लो आज बारिश होगी, तो अगर बारिश होगी तो मैं जीत जाऊंगा, अगर नहीं होगी तो मैं हार जाऊंगा। तो डिपेंड करता है बारिश के होने पे, बारिश के होने पे डिपेंड करेगा कि मैं जीतूंगा या हारूंगा। दैट इज कॉल्ड कंटिंजेंट। तो मेरी कंपनी कितनी बड़ी उस पर डिपेंड करेगा कि मैं 4 बॉस रखूं या 3 रखूं। जरूरी थोड़ी ना कि 4, क्या पता हम 3 रखें, हमारे पास वर्कर नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए तनख्वाह, समझ रहे हो। लेकिन टेलर का सजेशन क्या है? प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 बॉस होना चाहिए, वर्किंग डिपार्टमेंट में 4 बॉस होना चाहिए, 4 एक्सपर्ट होना चाहिए, क्योंकि एक इंसान सारे काम में एक्सपर्ट नहीं होता है। क्लियर है यहां तक? तो अकॉर्डिंग टू टेलर फैक्ट्री शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 डिपार्टमेंट। पहला है प्लानिंग, दूसरा है प्रोडक्शन। टेलर फेल्ट दैट वर्कर मस्ट फ्री फ्रॉम बर्डन ऑफ प्लानिंग। वर्कर को आप सिर्फ काम करने दो, उनको आप प्लानिंग करने मत दो। एंड दे मस्ट कंसंट्रेट ऑन वर्क, उनको सिर्फ अपने काम पे फोकस करने दो, प्रोडक्शन पे फोकस करने दो। प्लानिंग वाले को फोकस करने दो प्लानिंग पे, पॉलिसी बनाने पे, स्ट्रेटेजी बनाने पे। अब टेलर ने बोला कि एक्सपर्टीज लाने के लिए, स्पेशलाइजेशन होने के लिए दोनों ही डिपार्टमेंट में 4 एक्सपर्ट होने चाहिए। इसको बोलते हैं फंक्शनल फॉर्मैनशिप। कुल मिला कितने एक्सपर्ट हो गए? 8 एक्सपर्ट। अब ये हमको अभी अभी याद करना है, ठीक है। तो सबसे पहला दिमाग में सेट करो, सबसे पहला क्या है? फंक्शनल फॉर्मैनशिप। पहला क्या है? फंक्शनल फॉर्मैनशिप। अब उसके प्लानिंग डिपार्टमेंट और ऑपरेशनल, यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या वर्कर डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट के 4 हेड है, एक बार हम चारों हेड के नाम याद कर लेते हैं। अब रट्टा नहीं मारना आपने कि बैठ के बार बार रट्टा मार रहे हो, कहानी की तरह याद करना है, ठीक है। रूट क्लर्क आपको रास्ता दिखाएगा। मान लो आप घर वालों ने बोला कि भाई यहां से आपको शिमला जाना है, मान लो शिमला जाना है स्टेशन पे, ठीक है, यहां से जाना है, घूमने जाना है, आपको बोल दिया, या आपके दोस्त लोगों ने डिसाइड कर लिया। तो सबसे पहले आपके घर वाले क्या करेंगे? आपको रूट दिखाएंगे, भाई रास्ता ये है, ऐसे ऐसे जाना है, ठीक है। शिमला में जाने के लिए क्या करेंगे? आपको रूट दिखाएंगे, ये रास्ता आपको ऐसे ऐसे जाना है। फिर आपके घर में मामा भी होंगे, तो मामा जी बोलेंगे, आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, भाई देखो ऐसे करना है, इस मैनर से जाना है, इस रास्ते पे कट लेना, वहां पे हाईवे आएगा, वहां से लेफ्ट ले लेना, इस तरीके से आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, ठीक है। फिर एक इंसान क्या करेगा? टाइम, कि भैया 4 घंटे में पहुंचना है, 6 घंटे में पहुंचना है, 9 घंटे में, टाइम पे पहुंचना, ठीक है। और ज्यादा खर्च मत करना, यानी कि कॉस्ट और टाइम दोनों को देखना। और लास्ट क्या करेगा? डिसिप्लिन, क्या आप गाड़ी जो चला रहे हो वो डिसिप्लिन तरीके से चला रहे हो कि नहीं। अगर मैं यहाँ से ड्राइव करके शिमला पहुंचूं तो मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से शिमला ड्राइव करके डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता, कभी फास्ट, कभी स्लो, कभी हाई स्पीड के अंदर गाड़ी, ओवरलोडिंग, तो ये सब डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहा मैं, तो वहां पे मुझे नुकसान हो सकता है। तो 4 पॉइंट कैसे याद करोगे? पहला क्या है? पहला इंसान क्या करता है? आपको रास्ता दिखाता है। दूसरा, रास्ते के साथ साथ चलता है और इंस्ट्रक्शन देता है। तीसरा क्या है? आपका कॉस्ट और टाइम, कि समय पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, कहीं बहुत ज्यादा कॉस्ट तो नहीं लग रहा, मतलब यू मस्ट बी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। टाइम पे काम पूरा हो, कम से कम कॉस्ट में हो, ये इसको चेक करेगा। और चौथा वाला क्या चेक करेगा? कि आप डिसिप्लिन तरीके से काम कर रहे कि नहीं कर रहे, रूल रेगुलेशन को फॉलो कर काम तो कर रहे हो,
पर रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हो कि नहीं वो भी चेक करना पड़ेगा। काम करना मैटर नहीं करता, रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हो कि नहीं। आप क्लास के अंदर लेट के भी पढ़ सकते हो, बट क्लास का डिसिप्लिन क्या है कि आपको बैठ के टीचर के सामने अच्छे से पढ़ना है, तो है ना। अगर आप बोलोगे सर मुझे लेट के पढ़ना है, हेड डाउन करके पढ़ना है, तो भी टीचर की बात सुन लोगे, आप पढ़ लोगे, बट डिसिप्लिन तो नहीं रहा ना वहां पे। तो आपने ध्यान रखना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका जो भी काम करना है, जो रूल रेगुलेशन है उसको आपने फॉलो करना है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आने जाने का जैसा रूल है वो सारी चीज आपको क्या करनी है, फॉलो करनी है। 4 पॉइंट बताओ कौन कौन सा। सबसे पहला प्लानिंग क्या है, रूट क्लर्क दे आर रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप द सीक्वेंस ऑफ स्टेप, कैसे कैसे करना है किसी काम को, रूट क्लर्क हमें रास्ता दिखाते हैं। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क हमको इंस्ट्रक्शन देंगे काम को किस किस तरीके से करना है। तीसरा टाइम कॉस्ट चेक करेंगे, टाइम क्या है, कितनी देर में हो रहा है और कॉस्ट कितना लग रहा है। और चौथा क्या है, डिसिप्लिन तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रूल रेगुलेशन फॉलो किया है या नहीं। उम्मीद है मुझे आपको चारों याद हो गया होगा, एक बार रिवीजन करो। सबसे पहला क्या है, रूट। दूसरा इंस्ट्रक्शन, आप दिमाग में सोचो, पहले रास्ता दिखाएगा, दूसरा साथ साथ चलेगा इंस्ट्रक्शन, तीसरा क्या करेगा बताओ, तीसरा टाइम देख चेक करेगा, कॉस्ट, और चौथा डिसिप्लिन चेक करेगा। अब ऑपरेशन की बात करते हैं, साथ साथ याद होगा यहाँ पे। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, और आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो प्लीज लाइक करके सारे दोस्तों में शेयर जरूर कर देना आप लोग, ताकि यहाँ पे आपके सारे दोस्तों को अच्छे से यहाँ पे नॉलेज मिल जाए। ओके, याद हो गया ना। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके लिख के देख लेना चारों जैसे मैंने लिखा है। अब बात करते हैं ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में। ऑपरेशन में सबसे पहला क्या था, गैंग बॉस। गैंग बॉस जो है वो देखो आप काम करने जा रहे हो तो यार आप तो घर से निकलोगे ना, सीधे जाके काम करोगे, लेकिन उस काम में मशीन ऑर्गेनाइज कराना, रॉ मटेरियल हो गया, टूल्स हो गया, टूल किट, वो सब ऑर्गेनाइजिंग कर, और कोई ना कोई तो होगा ना वहां पे जो इन सारी चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड गैंग बॉस। सीधी सी बात है, गैंग बॉस का काम क्या होता है, मेन मटेरियल रिसोर्सेस इन सारी चीजों को ऑर्गेनाइज कराना, मशीन वगैरह है कि नहीं है इन सब चीज को देखने का काम किसका है, गैंग बॉस का। नेक्स्ट है स्पीड बॉस। ये चेक करता है कि आप काम तो कर रहे हो पर क्या काम की स्पीड ठीक है कि नहीं है। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ जॉब। क्या जॉब जो है वो टाइम पे पूरा होना चाहिए। अगर आपको 4 दिन का काम मिला है, 4 दिन के अंदर पूरा होना चाहिए। तो पहला क्या है, गैंग बॉस। वो क्या करता है, मशीन हमारे लिए अरेंज करेगा, रॉ मटेरियल अरेंज करेगा, प्रॉपर प्लेस अरेंज करेगा हमारे लिए। और स्पीड बॉस क्या करेगा, हम काम समय से स्पीड से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बहुत स्लो तो नहीं कर रहे, उस चीज को वो चेक करेगा। बहुत फास्ट नहीं कर रहे उसको भी चेक करेंगे। अगर आपने फास्ट किया तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ गलती भी वहां पे हो सकती है, कुछ आपने स्किप कर दिया हो इसलिए। रिपेयर बॉस, अब मान लो मशीन रिपेयर हो गई, खराब हो गई, सॉरी। अब घर में क्या होता है, कूलर फ्रिज एसी मान लो खराब हो गया अभी, तो अब बैठे हो, चलो कोई बात नहीं, 2 दिन में हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा। जब अब मान लो मशीन खराब हो गई, हजारों लेबर जो है वो काम कर रहे हैं, 1000 लेबर जो है वो काम कर रहे हैं वहां पे, और मशीन खराब हो गई, तो मशीन खराब हो गई तो यार 2 दिन थोड़ी बैठेंगे। अगर वो एक दिन छोड़ो, अगर वो आधा घंटा भी बैठ गए ना, लाखों का नुकसान कंपनी को हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। देखते हो ना अमेजोन कभी 1 मिनट के लिए भी बंद हो जाता है तो हल्ला मच जाता है, न्यूज में, मीडिया, हर जगह छा जाता है अमेजोन 1 मिनट के लिए बंद हो गया। सोचो 1 मिनट के लिए बंद हो गया, परेशानी होती है। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम 1 मिनट के लिए जब ये ऐप बंद हो जाते हैं तो पता नहीं कितना बड़ा न्यूज बन जाता है कि कल इतनी देर के लिए बंद रहा, 1 मिनट के लिए बंद रहा। उसी तरीके से कंपनी में अगर मशीन रुक गई तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, कई सारे वर्कर को काम नहीं कर पाएंगे वो लोग, उनको नुकसान होगा, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो रिपेयर बॉस चेक करता है कि सारी मशीन प्रॉपर कंडीशन में हो, वर्किंग कंडीशन में हो, टूल्स वगैरह जो है वो मतलब कि काम कर रहे हो सारे के सारे, और अगर नहीं कर रहे तो उनको रिपेयर किया जाए। लास्ट इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का काम क्या होता है, वो चेक करता है कि काम जो है वो क्वालिटी के साथ, जो भी क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड है उनको मेंटेन किया कि नहीं किया, यानी कुल मिला के वो इंस्पेक्ट करता है कि काम जो किया वो अच्छे से किया कि नहीं किया, क्वालिटी मेंटेन करी कि नहीं करी, तो वो सारी चीजें वो चेक कर लेता है इंस्पेक्टर। तो चार कौन कौन है, सबसे पहला गैंग बॉस, चेक मशीन वगैरह अरेंज करता है, स्पीड चेक करता है, रिपेयर बॉस रिपेयर करेगा कि मतलब मशीन खराब हो गई तुरंत रिपेयर होगा उसके अंदर, ठीक है। हम लोग तो रिपेयर को बुलाते हैं बाहर से, घर पे कुछ हो जाता है तो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा नहीं होता। उनका रिपेयर वाला पर्सन कंपनी के अंदर ही रहता है, सुबह शाम रहता है, ड्यूटी करता है रोज की तरह, जैसे आम एम्प्लॉइज होते हैं। लास्ट क्या, इंस्पेक्टर जो चेक करता है कि आपने क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड को मेंटेन किया है या नहीं किया है। तो ये पहला टेक्निक था, उम्मीद है आपको समझ आया होगा, फंक्शनल फॉरमैनशिप। अब सेकंड है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। देखो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपको क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन रखना है, ठीक है। स्टैंडर्ड एक मेंटेन रखना है, आपका प्रोडक्ट है तो एक स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑलवेज इंसिस्ट ऑन मेंटेनिंग द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड शुड मेंटेन फ्रॉम द बिगिनिंग। जैसे आपने टूल अच्छे खरीदो, आपका इक्विपमेंट अच्छा होना चाहिए, आपका रॉ मटेरियल अच्छा होना चाहिए, आपकी मशीन अच्छी होनी चाहिए, यानी कि हर चीज एक अच्छे स्टैंडर्ड की खरीदो आप। आपका साइज, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे आप जाते हो ना कोई हॉर्लिक्स का जार खरीदने, तो वो कितने लीटर का जार है या कितने किलो का जार है, तो उसका साइज होता है अलग अलग, तो साइज के बेसिस पे, वेट के बेसिस पे, एक्सेट्रा। ऑल्सो आप डेयरी मिल्क की चॉकलेट खरीदो, डेयरी मिल्क की चॉकलेट के अलग अलग मतलब स्टैंडर्ड साइज अलग अलग आता है, समझो अलग अलग साइज मिलते हैं, तो वही चीज है वो। तो अलग अलग स्टैंडर्ड मेंटेन करना है
ऑल्सो कीप इन माइंड सिंप्लीफिकेशन मीन्स एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डिवीजन। मतलब बेमतलब के 50 प्रोडक्ट बना रहे हो, 100 प्रोडक्ट बना रहे हो, इससे अच्छा आप 10 ही प्रोडक्ट बनाओ, 5 प्रोडक्ट बनाओ, सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने से कॉस्ट भी कम लगेगा आपका और क्वालिटी भी अच्छी मेंटेन कर पाओगे। मतलब 10 चीजें मत बांटो, 10 चीजों में प्रोडक्ट को मत बांटो, प्रोडक्ट को सिंपल रहने दो, सीधा साधा रहने दो। समझ रहे हो बात को? तो स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि एक स्टैंडर्ड क्रिएट करना है वो प्रोडक्ट का, और सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है, प्रोडक्ट मस्ट बी सिंपल। आप बहुत ज्यादा अलग अलग वैरायटी मत बनाओ, लिमिटेड वैरायटी बनाओ, वो सिंपल रहेगा, कॉस्ट भी कम आएगा उसका, और आपको फायदा भी होगा उससे। तो सबसे पहला क्या था बताओ जरा? सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे फंक्शनल फॉर्मैनशिप, उसके 4-4-8, ठीक है। लास्ट में रिवीजन भी कर लेना 8 के 8 पॉइंट का थोड़ी देर बाद, अपने आप ही कहीं दिमाग से निकल तो नहीं, अभी याद कराया था आपको। सेकंड पॉइंट है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। नेक्स्ट है वर्क स्टडी। मैं बता दूं आपको, वर्क स्टडी जो है वो फैटिग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी और मोशन स्टडी के बराबर है। यानी 4 अलग अलग अध्ययन, ठीक है, उनको करेंगे तो ही फायदा होगा, ऐसा टेलर ने सजेस्ट किया है। तो सबसे पहला जो स्टडी है वो है फटीग स्टडी, थकान अध्ययन। अगर कोई कंपनी में काम करेगा तो जाहिर सी बात है वो थक जाएगा। अगर वो थक जाएगा तो आपको उसको रेस्ट इंटरवल देना पड़ेगा। रेस्ट इंटरवल कितनी देर का दोगे, कितनी बार रेस्ट इंटरवल दोगे, ये सारी चीजों को डिसाइड किया जाता है फैटिग स्टडी। और टेलर कहता है ये सारी चीजें मालिक अपने आप से, अपनी मर्जी से, अपना जोर बल लगा के नहीं देगा। मालिक ये नहीं बोलेगा कि अगर मैं 1 घंटे काम करते करते थक जाता हूं, मुझे चाय चाहिए होती है बीच में, तो वर्कर को भी 1 घंटे बाद टी ब्रेक दे दो, ऐसा ओनर नहीं बोलेगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है? हर चीज साइंटिफिक तरीके से, हर डिसीजन साइंटिफिक तरीके से लिया जाएगा। इट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल। कितना रेस्ट इंटरवल होगा, एक रेस्ट इंटरवल का कितना गैप होगा, मतलब 3 घंटे, सॉरी 3 घंटा ज्यादा बोल दिया, 15 मिनट का रेस्ट दोगे या 20 मिनट का रेस्ट दोगे, आधे घंटे का रेस्ट दोगे, 1 घंटे का, वो है। और नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल, यानी कि रेस्ट इंटरवल कितने होंगे, कितनी कितनी देर में होंगे, और कितनी देर का वो होगा टोटल। अ पर्सन इज बाउंड टू गेट टायर्ड व्हेन इज परफॉर्मिंग जॉब। सीधी सी बात है, कोई इंसान काम करेगा तो थक जाएगा, सो उसको क्या चाहिए? रेस्ट इंटरवल चाहिए। लेकिन रेस्ट इंटरवल की ड्यूरेशन जो है वो साइंटिफिक अप्रोच से फिक्स किया जाना चाहिए। तो सर कैसे करेंगे, सुनना अच्छे से। 100 वर्कर को बिठा दिया, ठीक है, सबसे बोला काम करो, घड़ी लेके हम चेक कर रहे हैं कि कौन कितनी कितनी देर में थक जा रहा है। कोई मान लो 2 घंटे में उसकी थकने का मतलब क्या होता है कि उसका वो कम हो जाना। थकने का मतलब ये है कि जहां वो अच्छे से काम कर रहा था थोड़ा डाउन हो जाएगा। आप स्कूल में क्या होता है कि 2 घंटे कंटिन्यू क्लास रखते हैं, थोड़ा डल हो जाते हो, समझ में कम आता है, स्पीड कम हो जाती है। तो ये कंटिन्यू सबका ऑब्जर्व किया, कौन कितनी कितनी देर में थक जा रहा है, और उसका एक एवरेज टाइम निकाल के उसी को सेट कर दिया। मतलब अपनी मर्जी से नहीं, हर किसी से काम कराओ, ठीक है, फिर उसको देखो कि वो कितनी देर में थक जाता है, उस टाइम को नोट डाउन कर लो भैया। हर कोई ऑन एन एवरेज, कोई 3 घंटे में थक गया, कोई 2 घंटे में, कोई 4 घंटे में, सबका एक एवरेज निकाल लो, ठीक है। जैसे 4 3 6, 4 2 6 3 9, ठीक है, तो 9 टोटल हो गया, तो 9/3, तो क्या 3 एवरेज निकालते हैं ना, मीन निकालते हैं औसत, तो 3 घंटे का आपका क्या हो गया, पहला टी ब्रेक मिलेगा आपको। फिर उसके बाद दोबारा देखो कि दोबारा वो इंसान ब्रेक के बाद कितनी देर में थक जाता है। तो इस तरीके से साइंटिफिक तरीके से आपने डिसाइड करना है, अपनी मर्जी से नहीं करना है कि 4-4 घंटे में आप ब्रेक कर दो। टू कंडक्ट फैटिग स्टडी, Taylor suggested to observe an average worker when he is performing a job and note down the time when the worker start getting tired, और लिखो कि कब वो थक जाता है, when his efficiency level start decreasing, then give him break, तब ब्रेक दो। और similarly rest of frequency also decided, तो कितनी कितनी देर में आपको देना है, कितनी बार देना है, ड्यूरेशन देना है, वो सारी चीजें आप साइंटिफिक तरीके से डिसाइड करोगे, ना कि ओन इंस्टीट्यूशन से, अपनी इच्छा से। नेक्स्ट है मेथड स्टडी। किसी भी काम को करने के अलग अलग मेथड होते हैं। मान लो 4 मेथड है, तो चारों मेथड से आप काम करो, जो सबसे बेस्ट मेथड होगा उसको सिलेक्ट करना है। ये नहीं कि अपनी मर्जी से कि मेरे को ये वाला मेथड अच्छा लगता है तो मैं इस मेथड से काम करूंगा, इस तरीके से नहीं। आप चारों मेथड से काम करो, और जो मेथड सबसे अच्छा मेथड है उसी को सबके लिए मैंडेटरी कर दो, उसी को सबके लिए फिक्स कर दो। दैट इज कॉल्ड मेथड स्टडी। ओके, थर्ड क्या होता है? टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का मतलब क्या होता है? द टेक्निक इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम टू परफॉर्म अ जॉब। किसी भी एक काम को करने के लिए आपको कितना टाइम लगना चाहिए, किसी एक पीस को बनाने के लिए आपको कितना समय लगना चाहिए। अगर मुझे 4 घंटे लगते हैं तो मैं ये नहीं बोलूंगा वर्कर को भी 4 घंटे में करना है। मैं हजारों वर्कर से एक साथ उस काम को करवाऊंगा और देखूंगा कौन कितने घंटे में करता है, और सबका एवरेज निकाल के एक स्टैंडर्ड टाइम रख दिया जाएगा कि भैया ये स्टैंडर्ड टाइम है, इस टाइम के अंदर आपको करना है। जो इस टाइम से पहले काम कर लेगा वो अच्छा एम्प्लॉय है, मतलब एफिशिएंट है, एफिशिएंट। और जो उस टाइम से लेट करेगा वो क्या होता है? इनएफिशिएंट।
दिस टेक्निक इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम टू परफॉर्म अ जॉब, सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड टारगेट, कितना टारगेट देंगे, और कैटेगराइज यानी कि हम लोग बांट देंगे कौन लोग एफिशिएंट वर्कर है और कौन लोग inefficient worker है. Taylor suggested that the time required to perform a job should be decided scientifically. किसी भी काम को कितनी देर में किया जाए ये साइंटिफिकली डिसाइड किया जाएगा. In time study, Taylor suggested to observe an average worker. एक एवरेज वर्कर को ऑब्जर्व करो जब वो काम को करना चालू करता है एक स्टॉप वॉच के साथ, ठीक है, जो स्टॉप वॉच होता है घड़ी उसके साथ, और नोट डाउन करो उसका एवरेज टाइम कि उस टाइम को कितनी देर में करता है. ऐसी 100 बार करो और उसके बाद एक टाइम डिसाइड कर लो और वही टाइम क्या होगा हर एक इंसान को फॉलो करना पड़ेगा. अगर आप उस टाइम के अंदर काम कर देते हो तो आप क्या हो, एफिशिएंट वर्कर हो. अगर आप टाइम के अंदर काम नहीं करते तो आप इनएफिशिएंट वर्कर हो. मान लो टाइम निकल के आएगा 3 घंटा 10 मिनट, अगर आपने 3 घंटे में कर दिया, 3 घंटा 10 मिनट तक कर दिया, एफिशिएंट हो. आप 3.5 घंटा ले रहे हो तो आप इनएफिशिएंट वर्कर हो. ठीक है, तो सबसे पहला हमने क्या पढ़ा बताओ जरा. फैटिग स्टडी, थकान अध्ययन. मेथड स्टडी, और थर्ड क्या है, समय अध्ययन, टाइम स्टडी. चौथा और लास्ट है मोशन स्टडी, गति अध्ययन. अब बहुत सारे ऐसे मूवमेंट आप स्कूल के अंदर रह के करते हो जो आपको नहीं करना चाहिए. सिमिलरली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एम्प्लॉय बहुत सारे ऐसे मूवमेंट करता है उसे नहीं करना चाहिए. एग्जांपल, बिना मतलब के वॉशरूम में आना जाना, बिना मतलब के कैंटीन में आना जाना एम्प्लॉय करते रहते हैं. बिना मतलब के इधर जाना उधर जाना, एम्प्लॉय से पूछना, बॉस को ढूंढना, ये सारे एक्टिविटी क्यों करते हैं, फ्रेश होने के लिए. तो ये सारी एक्टिविटीज जो हैं वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं है, दे आर अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी. उस एक्टिविटी से कोई फायदा नहीं है, उस मूवमेंट से सिर्फ घाटा होता है कंपनी को और कोई फायदा नहीं है. समझ रहे हो बात को. तो मोशन स्टडी के अंदर हम ये देखेंगे कि कौन सा मूवमेंट अच्छा है, कौन सा प्रोडक्टिव है और कौन सा मूवमेंट अच्छा नहीं है, यानी कि अनप्रोडक्टिव है. और हम क्या करें, कट डाउन द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, अनप्रोडक्टिव और वेस्टफुल मूवमेंट को हटा देंगे. इसीलिए टेलर सजेस्ट करते हैं कि ये वाली स्टडी होनी चाहिए. अब इस स्टडी को करने के लिए होता क्या है, किसी एवरेज वर्कर को ऑब्जर्व करो जो वो काम कर रहा है, नोट करो कौन सा काम उसने किया अनप्रोडक्टिव, कौन सा काम किया प्रोडक्टिव मूवमेंट, और बार बार ये रिपीट करने के बाद आप सेट कर दो कि ये वाली एक्टिविटी अनप्रोडक्टिव है और अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी को एलिमिनेट कर दो, हटा दो. आपको एग्जांपल देता हूं, समझ जाओगे. एक सिलाई मशीन करता है, ऐसा कुछ सिलाई मशीन मान लेते हैं, ये सिलाई मशीन है. एक बंदा सिलाई मशीन में बैठा हुआ है, सिलाई मशीन का काम कर रहा है, ठीक है. अब उस सिलाई मशीन का काम करते करते उसको सीजर चाहिए, उसको रिबन चाहिए, उसको निडल चाहिए, उसको थ्रेड चाहिए. तो इसके लिए वो क्या करता है, बार बार जाता है थ्रेड ढूंढता है, बार बार जाता है सीजर ढूंढता है, बार बार जाता है उसको निडल ढूंढता है. तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने बोला यार ये बार बार जाके अपना टाइम वेस्ट कर रहा है. समझ रहे हो बात को. तो हम क्या करते हैं, हम इसका जो टूल बॉक्स है, टूल किट है, वो इसी के कुर्सी के नीचे रखवा देते हैं. समझ रहे हो बात को, ताकि बार बार इंसान को टूल ढूंढने के बहाने से इधर उधर ना जाना पड़े. इसको बोलते हैं मोशन स्टडी. तो आप यहां वहां जाके जो मूवमेंट कर रहे थे वो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट था, बिना मतलब का मूवमेंट था, उस मूवमेंट को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे. इसी को बोलते हैं मोशन स्टडी. लास्ट है डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम. तो हो गया आपने 4. तो इसी 4 स्टडी को, फैटिग स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, इन चारों को ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, वर्क स्टडी. 4th पॉइंट है इसका टेलर का डिफरेंशियल टेक्निक पढ़ रहे हैं हम लोग. जो 4th टेक्निक है वो डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम. सीधी सीधी बात समझाता हूं क्या है ये. अगर आप एक दिन में 100 पीस बनाते हो तो आपको हर पीस का 3 रुपए मिलेगा. एक दिन में अगर आप 100 से 200 पीस बनाते हो तो हर पीस का 4 रुपए मिलेगा आपको. अगर एक दिन में 200 से 300 पीस बनाते हो तो हर पीस का 5 रुपए मिलेगा. अगर किसी ने 100 पीस बनाया पूरे दिन भर में उसको 300 रुपए मिलेगा. लेकिन जिसने 100 से 200 को 150 बनाया तो उसको एक दिन का कितना मिलेगा, 600. सोचो कोई 300 रुपए कमाना चाहेगा या 600, सीधी सी बात 600, तो वो ज्यादा प्रोडक्शन करेगा. यानी कि जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज्यादा इंसेंटिव, उतना ज्यादा रिवॉर्ड, उतना ज्यादा वेज रेट मिलेगा आपको. तो जाहिर सी बात है आप क्या चाहोगे, आप चाहोगे ज्यादा प्रोडक्शन करना. और 200 से 300, मान लो किसी ने 250 बनाया तो उसको 1250 मिलेगा. सोचो, तो जितना ज्यादा आपका प्रोडक्शन बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपको वेज मिलेगा. इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम. ध्यान रखना, यही अगर आपको ये पूछा व्हिच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर, तो स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर कौन सा एम्प्लॉयज के लिए, डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम. तो ये कहते हैं जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज्यादा रेट मिलेगा, जितना कम प्रोडक्शन करोगे उतना कम रेट मिलेगा. तो इससे होगा क्या, जो ज्यादा प्रोडक्शन मिल रहा, जो ज्यादा पैसे कमा रहा है ज्यादा प्रोडक्शन करके, उसको देख के वो लोग मोटिवेट होंगे जो काम नहीं करते. कंपनी में होता है क्या, सोचते काम ना करना पड़े, मालिक आता है तो काम करने लग जाते दिखाने के लिए उनको. जैसे आप लोग क्या करते हो क्लास के अंदर, जब टीचर आता है तो अपनी कॉपी खोले कुछ ना कुछ ऐसे लिखने लग जाते हो और ऐसे प्रिटेंड करते हो जैसे सच में आप पढ़ रहे हो. टीचर चला गया, कॉपी बंद, बातें चालू. तो यही चीज कंपनी में होती है. कंपनी में क्या होता है कि जैसे ही मालिक आता है वर्कर काम करने लग जाता है, मालिक चला गया काम करना बंद कर देता है. तो कहने का मतलब ये है कि डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम में जो लोग काम नहीं कर रहे उनको लगेगा हमको तो कम पैसा मिल रहा है, वो प्रोडक्शन ज्यादा कर रहा है उसको ज्यादा पैसा मिल रहा है. तो कहीं ना कहीं हम चाहेंगे हम ज्यादा वैल्यू बनाएं, ज्यादा सामान बनाएं ताकि हमको भी ज्यादा पैसा मिले.
लास्ट है मेंटल रेवोल्यूशन और इसके साथ हमारा वीडियो आज एंड होगा। लेकिन ध्यान रखना इसके एमसीक्यूज, इसके केस स्टडीज मैं अभी आपको दिखा दूंगा, मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है 30 डेज प्लस के अंदर, उसको जरूर आप लोग जरूर बनाना। और कोई डाउट कोई दिक्कत हो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हो, सुनील पांडा कॉमर्स क्लासेस, आप मेरा नाम सर्च कर सकते हो, आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, डन। मेंटल रेवोल्यूशन ये होता क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेक्निक इज टू चेंज द नेगेटिव एटीट्यूड। मैंने पहले ही कहा था कि जो वर्कर ग्रुप है और जो मैनेजर ग्रुप है, दोनों के बीच का जो नेगेटिव एटीट्यूड है उसको चेंज करने की बात करता है। दोनों को समझना चाहिए कि यार हम दोनों के बिना ही काम नहीं हो पाएगा, हम दोनों ही जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो दोनों के बीच में जो नेगेटिव एटीट्यूड है उसको किसी भी तरीके से खत्म किया जाए, मालिक और एम्प्लॉय, वर्कर और टीचर, ठीक है, डिवोटी, ट्रस्टी, इन सबके बीच में, स्पिरिचुअल गुरु, इन सबके बीच में एक मेंटल रेवोल्यूशन होना चाहिए। जब तक आप नहीं समझोगे दूसरे आदमी को, दूसरा इंसान भी आपको नहीं समझेगा और तुम दोनों के बिना ही ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं हो पाएगा। The objective of this technique is to change the negative attitude of workers and the management towards each other. दोनों का जो नेगेटिव एटीट्यूड है वर्कर का और मैनेजर्स का, उन दोनों का नेगेटिव एटीट्यूड खत्म करना है। There should be cooperation, एक साथ मिलजुल के काम करें between worker and management. Both should realize that, दोनों को पता होना चाहिए each one is important for, ठीक है, each one is important, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। For this both had to change their thoughts, दोनों के बीच का जो विचार है, दोनों के माइंड में जो नेगेटिव एटीट्यूड है उसको चेंज करना चाहिए और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेंटल रेवोल्यूशन। ठीक है, मेंटल रेवोल्यूशन। इसको लाइक कर दो क्लास और अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो। कमेंट में जो भी डाउट है वो दे दो क्लास, आज नहीं तो कल मैं आपके कमेंट्स के डाउट ले ही लूंगा। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।